तनकीद करना एक दूसरे पर, तौहीन-आमेज़ रवैया रखना एक दूसरे के साथ, डिफेंसिव होना और जिम्मेदारी अपनी गलतियों की ना उठाना। और फोर्थ फैक्टर है सर्द महरी। जिस भी शादी के अंदर ये चार चीजें होंगी, चाहे वो वाइफ इस्तेमाल करे चाहे वो हस्बैंड इस्तेमाल करे, वो शादी ऑन एवरेज 5 साल 2 महीने तक ही चलती है। और वहां पे आगे चल के आप सेपरेशन की तरफ या तो जाएंगे या फिर डाइवोर्स की तरफ जाएंगे। जो रिलेशनशिप मास्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कुदरती तौर पर या सीख कर, जो कि उनके रिश्ते को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर बनाने की तरफ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि वो एक दूसरे की इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ है कि वक्तन फवक्तन एक दूसरे की तारीफ़ व तहसीन करना। इसके अलावा तीसरा अहम फैक्टर है कि अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से ओवरऑल पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना। अच्छा, फोर्थ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी शादी को खुशगवार बनाने का, वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है। पांचवा ये है कि अपने लाइफ पार्टनर की तरफ झुकाव रखना या उसके मुखालिफ चलना। 6 फैक्टर जो इसके अंदर है कि लाइफ पार्टनर अपने स्पाउस के उन ख्वाबों को जानता है और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि उन ख्वाबों की तामीर पाने के लिए अपने स्पाउस को सपोर्ट भी करता है। 7th जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, कोई शेयर्ड मीनिंग भी होना जिंदगी का। जो रिलेशनशिप मास्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कुदरती तौर पर या सीख कर, जो कि उनके रिश्ते को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर बनाने की तरफ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि वो एक दूसरे की इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। हम तमाम लोग जो हैं शादी से पहले तकरीबन 20 से 22 साल अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं, जिसमें हमारी ज़िंदगी के अपने इंडिविजुअल तजर्बात होते हैं। कुछ फेलियर्स हमें फेस करना पड़ती हैं लाइफ के अंदर शादी में जाने से पहले। इसके अलावा ज़िंदगी का हर एक का मुख्तलिफ तजर्बा है। सो हर शख्स इनफरादी तौर पे एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज़ और बिलीव्स रखता है, जो कि ओवर द पीरियड्स वो अपने ज़िंदगी के तजर्बात से सीख कर अहस करता है। ये वैल्यूज़ और बिलीफ जो हैं, जब भी हम किसी मैरिटल रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम उस मैरिटल रिलेशनशिप में सिर्फ जज्बात और जिस्म लेकर नहीं एंटर होते, बल्कि अपना यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज़ और बिलीफ्स को भी लेकर एंटर होते हैं। अब दूसरा पर्सन जो कि खामन या बीवी हो सकता है, वो भी अपने इंडिविजुअल यूनिक सेट ऑफ बिलीफ्स और वैल्यूज़ को रखता है, और जब वो वैल्यूज़ आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाती बेहतर तरीके से या एक दूसरे के साथ क्लैशेस रखते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो मैरिटल जो काउंसलर्स हैं वो सुजेस्ट करते हैं कि जब भी आप मैरिज के अंदर जाएं तो अपने पार्टनर की वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करें, उसके स्ट्रेसेस को एक्सप्लोर करें, आप उसकी नीड्स को एक्सप्लोर करें, आप उसकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करें। और उसके लिए वो सुजेस्ट करते हैं कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें कि आपको क्या चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर लगती हैं, क्या चीज़ें आसान लगती हैं, कि क्या चीज़ों की वैल्यू आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा है। क्या आप रेड सिग्नल क्रॉस करना ठीक ही समझते हैं या आपको लगता है कि नहीं, कवानीन की पाबंदी करना ज़्यादा अहम चीज़ है। हेल्थ के बारे में लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। सो आप अपने पार्टनर की इनर वर्ल्ड को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको समझ सकेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए उसके साथ रिश्ता बनाना या इस्तवार करना ज़्यादा आसान होता जाएगा। सो ये जो एक्सप्लोरेशन का टाइम है ये शादी से पहले आपको कम मिलता है, लेकिन शादी के बाद आपके पास अबंडेंट टाइम होता है कि आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करें। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ है कि वक्तन फवक्तन एक दूसरे की तारीफ़ व तहसीन करना, यानी अपने पार्टनर से वक्तन फवक्तन उसको एडमायर करना, और सिर्फ दिल में एडमायर नहीं करना बल्कि उसकी अच्छी चीज़ों को एक्सप्रेस भी करना और उसकी तारीफ़ करना। जैसे आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं कि मुझे आपकी फ़लाँ चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगती है, मुझे दूसरों को आपका हेल्प करना बड़ा ज़बरदस्त लगता है, मुझे आपका जो वैल्यू सिस्टम है कि आप ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं या आप दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हैं, मुझे ये चीज़ आप में बड़ी अच्छी लगती है, या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर जो है मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है, या आप अपने घर वालों के लिए या हमारे लिए बीवी बच्चों के लिए इतनी मेहनत दिन भर जाकर करते हैं, तो मैं इसको बड़ा एडमायर करती हूँ, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। जितना ऑफ्टन आप इन तमाम चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे उतना आपका रिश्ता जो है वो बेहतर होगा। इसके अलावा तीसरा अहम फैक्टर है कि अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से ओवरऑल पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना। जब भी पार्टनर अपसेट होते हैं किसी बात पे तो यूजुअली वाइफ्स का ख्याल होता है कि ये उन्होंने कुछ किया है जिसकी वजह से उनके हस्बैंड के ये तासुरात हैं, तो बीवियों को हाँ
ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने कोई कसूर कर दिया जिसका अताब भी नाजल होने वाला है, बल्कि दुनिया में और भी बड़े सारे लोग हैं जो इर्द गिर्द आपके हस्बैंड के बसते हैं, उन्होंने भी काफ़ी कसूर कर रखे होते हैं। सो हमें फ़ौरन ही ये जो हमें बीवियों को ये जो सोच आती है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, तो ये नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, जिसका मतलब है कि आपका हस्बैंड आपको शायद टारगेट करना चाहता है आपकी किसी गलती पे। आप अपने बारे में भी पॉजिटिव इमेज रखते हैं और अपने हस्बैंड के हवाले से भी पॉजिटिव इमेज रखते हैं, और जो मसला या परेशानी आपको नजर आता है आप उस पर बातचीत करते हैं और उसको रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी शादी को खुशगवार बनाने का, वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है। जैसे बहुत सारे कपल्स जो हैं वो जब भी किसी मुश्किल परेशानी के अंदर होते हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट उन दोनों के बीच में आ जाता है, तो ज़्यादातर ये ख्याल किया जाता है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को अंडर द कारपेट फेंक दिया जाए और ताल्लुकात को दोबारा बेहतर बना लिया जाए और यूं बिहेव किया जाए या प्रिटेंड किया जाए कि एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है, तो इससे मसला हल नहीं होगा। बल्कि वो पार्टनर्स जो कि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होने के लिए टाइम आउट चाहिए, टाइम आउट देते हैं और फिर वापस उस मसले के ऊपर डिस्कशन करते हैं अच्छे तरीके से और उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, ये पार्टनर्स वो हैं जो कि ज़्यादा बेहतर खुशगवार इज़्दिवाजी रिश्ते को इंजॉय करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए बहुत मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि जो बेहतरीन शादीशुदा ज़िंदगियाँ हैं उनके यहाँ कोई मसला नहीं होता। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि हैप्पी मैरिजेस जो होती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होते और जो अनहैप्पी मैरिजेस होती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, जबकि रिसर्च ये बताती है कि हैप्पी मैरिजेस और अनहैप्पी मैरिजेस में प्रॉब्लम तकरीबन सिमिलर ही होते हैं। लेकिन जो हैप्पी मैरिजेस या हैप्पी कपल्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जबकि जो अनहैप्पी कपल्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से जब मैनेज नहीं कर पाते तो उनका रिलेशनशिप 1 डिग्री नीचे चला जाता है हर कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, और वो अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्टेल करते जाते हैं। सो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो एक तो उसका स्टार्ट जो है वो न्यूट्रल वे में करें। हमारे यहाँ आमतौर पे हम ये देखते हैं कि वाइफ को अगर कोई कंप्लेंट अपने हस्बैंड से है तो वो उसमें जब भी कंप्लेंट का इजहार करेगी तो वो क्रिटिसाइज करेगी या ब्लेम करेगी, वो डायरेक्टली कभी भी अपनी नीड को स्टेट नहीं करती। फर्ज करें अगर आपने खाने पे कहीं बाहर जाना है और आपके हस्बैंड लेट आए हैं तो आप ये कहने की बजाय कि जब भी खाने पे जाना होता है आप हमेशा ही देर कर देते हैं, ये अब क्रिटिसाइज करना है आपके स्पाउस को, जिसको वो जब लेता है तो वो कहता है अच्छा फिर आज जाती नहीं। ठीक, और आपने पूरी हिस्ट्री बयान कर दी एक ही फिक्रे हाँ, और साथ में अक्सर औकात सिर्फ बात एक फिक्रे तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सुनाया जाता है कि पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था, उससे पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था और अगली दफा भी यही कुछ होगा, तो ये खराब है, मूड ही मेरा ऑफ कर दिया। जबकि आपको सिर्फ ये कंप्लेंट करने की जरूरत है जो इवेंट राइट ना हुआ है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि आज आप लेट आए हैं तो कोई वजह बन गई है रास्ते में, और अगर हस्बैंड कहते हैं कि हाँ मुझे ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई है तो आप कहते हैं कि अच्छा टाइम पे आप आते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, चलें कोई बात, और आप अपनी जो आगे आपने टाइम अपना जो लाइन अप किया है काम या एक्टिविटी, आप उस एक्टिविटी के अंदर जो है वो चले जाते हैं। लेकिन एक तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसका बड़ा सादा सा स्टार्ट करें और जो मसला है उसको एज इट इज़ अपने स्पाउस के सामने प्रेजेंट कर दें। नंबर 2, जब आप कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें पॉजिटिव जो इंटरेक्शंस हैं वो ज़्यादा करने की तरफ जाएं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई दो लोग आपस में स्पाउसल रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट पे बात करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव बातों को ज़्यादा उसके अंदर ऐड करते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि कोई भी कपल जब कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है तो अगर एक नेगेटिव इंटरेक्शन के मुकाबले में वो 5 पॉजिटिव इंटरेक्शंस भी करता है तो वो अच्छे तरीके से ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे बल्कि ये कपल जो है वो एक अच्छी खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी को इंजॉय भी करेंगे। लेकिन जो अनहैप्पी कपल्स होते हैं वो यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के दौरान जब एक नेगेटिव बात करते हैं, एक नेगेटिव जुमला बोलते हैं तो एक ही पॉजिटिव जुमला बोलते हैं या 0.8% यानी एक से भी कम पॉजिटिव जुमला बोलते हैं। सो वो कॉन्फ्लिक्ट को ना तो अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं और ना ही उनकी मैरिज जो है वो आगे चल के बेहतर गुजरती है। जख्म जो है वो एक दूसरे को देते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के प्रोसीजर ऐसा ही है। और इसी तरह से जो हैप्पी कपल्स होते हैं वो जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो आमतौर पे एक नेगेटिव इंटरेक्शन के मुकाबले में वो 20 पॉजिटिव इंटरेक्शन करते हैं, यानी एक मनफी जुमला
इक्का दुक्का जो जुबान से निकलता है, तो उसके मुकाबले में 20 मुस्बत जुमले भी वो बोलते हैं, और ये वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। और जो कपल सीखते हैं मैरिज काउंसलिंग के थ्रू, वो डेलिबरेटली भी इन तमाम चीज़ों को करने की तरफ जा सकते हैं। यानी कि ये बात फिर किसी हद तक दुरुस्त है कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट आपकी मैरिटल लाइफ में आता है और आप उसको कामयाबी से रिजॉल्व करते हैं, तो आपका रिश्ता जो है वो कुछ और बेहतर होने की वो 10 टाइम्स तकरीबन बेहतर हो जाता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है आपका, जब भी वो खराब होगा और आप उस मसले को ना सिर्फ अनरिजॉल्व छोड़ेंगे, बल्कि आपका रिलेशनशिप भी 10 टाइम्स नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं अच्छे तरीके से, तो ना सिर्फ वो मसला आपका खत्म होता है, बल्कि आपका रिलेशनशिप भी 10 टाइम्स जो है वो ज्यादा बेहतर होने की तरफ जाता है। सो एक तो कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ उसका सॉफ्ट स्टार्ट करें, जो मसला है सिर्फ उसी की हद तक बयान करें। सेकेंडली, पॉजिटिव इंटरेक्शन या पॉजिटिव कमेंट्स अपने स्पाउस के हवाले से ज़्यादा रखें, एम्पथी शो करें, कंसर्न शो करें, एप्रिसिएशन शो करें। जो भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हैं उसके हवाले से जहाँ जहाँ ये चीज़ें आएँ, वहाँ पर आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको शो करते हैं। आप अपने दिल की तर्जुमानी करते हुए कहते हैं कि हाँ, आपको ख्याल है कि आपकी किसी बात से उनके भी दिल को तकलीफ पहुंची है। इसी तरह तीसरा जो अहम पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने में, कि जो हैप्पी कपल्स होते हैं वो अपनी गुफ्तगू के दरमियान रिपेयर भी करते रहते हैं। जहाँ जहाँ वो गुफ्तगू में कोई डैमेज या डेंट देते हैं, तो वो उसको रिपेयर भी करते हैं। किसी एक स्माइल से, सेंस ऑफ ह्यूमर को डाल के वो रिपेयर करने की तरफ जाते हैं, कोई मुस्बत जुमला बोलकर वो रिपेयर करने की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हम बात ही कर रहे हैं, मसला हल हो जाएगा, बात करने से ही मसले हल होंगे। सो आप उसको थोड़ा लाइट वे में कॉन्वर्सेशन को करते हैं। सो आप अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो नेगेटिव बातचीत है उसको रिपेयर भी करते चले जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर फाइट की तरफ आप इनिशिएट कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप उस फाइट को डी एस्केलेट कर सकें। यानी जो खिंचाव तनाव बढ़ता जा रहा है, आप कुछ ऐसी बात कर कर उस खिंचाव या तनाव को कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो है वो कम करने की तरफ जा सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने में आसानी मिलती है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब कोई मुश्किल मौजू के ऊपर बातचीत कपल्स कर रहे होते हैं या किसी कॉन्फ्लिक्ट को वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि फिजियोलॉजी हमारी जो है वो भी काफ़ी अहम रोल प्ले करती है किसी मसले को सॉल्व करने में या किसी मसले को अनरिजॉल्व करने में। अमूमी तौर पे माहिरीन ये कहते हैं कि जब हमारी हार्ट बीट 100+ हो जाती है, तो उस वक्त हम किसी कंस्ट्रक्टिव बातचीत के काबिल नहीं रहते। जब भी हमारी हार्ट बीट 100 से नीचे है, आमतौर पर हमारी हार्ट बीट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो हमारा दिल धड़कता है। लेकिन अगर ये 72 से 100+ एक्सीड कर जाता है, तो इसका मतलब है कि अब कोई मुस्बत बातचीत हो नहीं सकती। और ऐसे में आप अपनी फिजियोलॉजी की तरफ ध्यान रखते हैं कि अगर आप फाइट या फ्लाइट मोड में जाते हैं, यानी अगर 100+ आपकी हार्ट बीट है, तो आप आई कांटेक्ट खत्म कर देंगे। आप अपना चेहरा जो रुख है उसको दूसरी तरफ मोड़ देंगे, अपने चेहरे को रुख को, और हो सकता है आप अपनी जिस्मानी पोजीशन जो है उसको भी यूं बना लें कि आपके पार्टनर के वो अंगेज जाती हो। यानी अगर हम यूं बैठ के बात कर रहे हैं और अचानक मैं चेहरे को यूं कर लेती हूँ, इसका मतलब है कि मैं आई कांटेक्ट नहीं बना रही और मैं बात किए जा रही हूँ, और फिर मैं रुख भी बदलती हूँ और फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि ये मेरा फ्लाइट मोड है। या फाइट मोड है कि मैं ज्यादा तेज बात करना शुरू कर देती हूँ, लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हूँ, तो ये मेरा फाइट मोड है। ये दोनों चीजें बताती हैं कि मेरी हार्ट बीट जो है वो 100+ हो चुकी है। सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू टॉक ऑन एनी इशू। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 20 मिनट्स का दरमियान में ब्रेक ले लें और अपनी फिजियोलॉजी को थोड़ा सबसाइड होने दें, हार्ट बीट को थोड़ा नॉर्मल होने दें, और उसके बाद दोबारा से गुफ्तगू में इंगेज हों, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो ये भी पॉइंट जो है ये काफ़ी अहम, हमें एक अच्छा टर्न आउट देता है अपने मसले को सॉल्व करने की तरफ। लास्ट चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के हवाले से कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ़र्ज़ कर लें कि आप नहीं मैनेज कर सके ड्यूरिंग दी कॉन्फ्लिक्ट, जब आप बातचीत कर रहे हैं और आपका झगड़ा जो है वो हो जाता है और एंड पे फिर दोनों तन फन करते हुए उठकर चले जाते हैं मियाँ बीवी, तो फिर कितनी तेज़ी से आप अपने आप को न्यूट्रल फेज में लेकर जाते हैं। व्हेन ऑल सेड एंड डन, तो आप कितनी तेजी से अपने आप को दोबारा उस रिग्रेटेबल मोमेंट से या जो भी फाइट आपकी हुई है आपस में, आप उससे दोबारा अपने आप को न्यूट्रल फेज के अंदर लाते हैं, और जो न्यूट्रल बातचीत है वो अपने स्पाउस के साथ आप जारी रखते हैं, जो कि इवेंचुअली आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं और अच्छे
जो लम्हात हैं उसको भी आप शेयर करने की तरफ जा सकते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने की जो स्किल है ये भी उन कपल्स में ज़्यादा अच्छी होती है जो कि रिलेशनशिप मास्टर्स होते हैं। जो कपल रिलेशनशिप डिजास्टर्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के इन असूलों पे कार फरमा नहीं होते, बल्कि वो लड़ाई झगड़े की तरफ ही जाएंगे या फिर वो खामोशी इख्तियार करेंगे और दोबारा जब वो न्यूट्रल फेज में आएंगे तो वो उस झगड़े के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे और वो सीख लेंगे कि इस झगड़े पे बात करना जो है वो मुनासिब नहीं, और वो रिलेशनशिप को दोबारा एंजॉय करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम वो दोबारा से उन तमाम झगड़ों की तरफ अगेन चल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें जंबल अप करके रखी होती हैं, जमा वो करते रहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर सुलगते रहते हैं, लेकिन वो असल मौजूआत पे बात करने से कतराते हैं। और यही वो चीजें हैं जो कि इवेंचुअली उन्हें इमोशनली डिसएंगेज करती जाती हैं इस रिलेशनशिप से, और आगे चल के कोई बेहतर चीजें उसमें से नहीं निकलती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत सारा मवाद इकट्ठा किया है जो कि एक दिन फटेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इन 4 चीजों के अलावा और क्या चीजें हैं? अच्छा, इन 4 चीज़ों के अलावा 3 और फैक्टर बुनियादी तौर पर हैं, जिसमें से 5वां ये है कि अपने लाइफ पार्टनर की तरफ झुकाव रखना या उसके मुखालिफ चलना। इससे मुराद ये है कि आप एक मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर हस्बैंड या वाइफ दोनों अक्सर औकात कनेक्शन की ज़रूरत को महसूस करते हैं या दूसरे की अटेंशन की ज़रूरत को महसूस करते हैं, जिसके लिए आप एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई बात करके, कोई फेवर मांगकर, कोई फेवर देकर, स्माइल के थ्रू, या आप एक दूसरे को टच करते हैं। सो ये जो इमोशनल कनेक्शन की नीड है, जब लाइफ पार्टनर उसको एक्सेप्ट करता है और इसका मतलब है कि वो झुकाव रख रहा है अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, लेकिन अगर लाइफ पार्टनर जो है या हस्बैंड स्माइल पास करता है और बीवी मुंह बना के दूसरी तरफ चल पड़ती है, या बीवी स्माइल पास करती है और हस्बैंड मुंह बना के घर के अंदर एंटर होता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने लाइफ पार्टनर की जो अटेंशन की ज़रूरत है उसको रद्द कर रहा है, उसके मुखालिफ चल रहा है। इसको इमोशनल बिडिंग कहा जाता है माहिरीन की ज़ुबान में। सो जब भी कोई एक लाइफ पार्टनर इमोशनल बिडिंग ऑफर करता है तो इसका मतलब है कि आपको उससे एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हैप्पी कपल्स होते हैं वो हमेशा, चाहे उनके हालात जैसे भी आपस में हो, वो हमेशा इमोशनल बिडिंग को एक्सेप्ट करते हैं और उसका रिस्पांस पॉजिटिवली देने की तरफ जाते हैं। वो स्माइल के बदले में स्माइल करते हैं। इमोशनल बिडिंग को एक्सेप्ट करना, हमेशा अपने पार्टनर की तरफ अपना झुकाव रखने की तरफ जाना, ये भी आपके रिश्ते को ज़्यादा खुशगवार बनाने की तरफ जाता है। अच्छा, 6 फैक्टर जो इसके अंदर है कि हम जितने भी इंसान हैं, हम तमाम लोगों की कोई ख्वाब होते हैं जो कि हमने अपने फ्यूचर के हवाले से देखे होते हैं, हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं, हमारी कुछ उमंगें होती हैं। और अगर कोई भी लाइफ पार्टनर अपने स्पाउस के उन ख्वाबों को जानता है, उम्मीदों को जानता है, उमंगों को जानता है, और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि उन ख्वाबों की तामीर पाने के लिए या उमंगों को रियलिटी में बदलने के लिए अपने स्पाउस को सपोर्ट भी करता है, तो ये रिश्ता भी ज़्यादा बेहतर खुशगवार गुजरने की तरफ जाता है। लेकिन अगर कोई एक स्पाउस के कुछ ख्वाब हैं या उमंगे हैं या उम्मीदें हैं और दूसरा स्पाउस उसको डिसऑनर करता है, वो कहता है ये क्या बातें हुई, ये तुम कैसी बातें कर रही हो या तुम कैसी बातें कर रहे हो, उन्हें डिसऑनर करता है और अनसपोर्टिव होता है टूवर्ड्स उसके ख्वाबों को पूरा करने में, तो ऐसा रिलेशनशिप फिर थोड़ा फ्रेजाइल नोयत का होता है। ये तो हमारे माशरे में बड़ा कॉमन नहीं है, ख़ासतौर पे ख़वातीन अगर कोई टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल डिग्री अटेन करती हैं तो बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है शादी के बाद वो अपने तमाम ख्वाब जो हैं वो पैक करके वहीं रखाती हैं, जहेज़ में साथ नहीं जाती क्योंकि वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी जाती। हमारे यहाँ अगर मैं पाकिस्तान के कल्चर की बात करूँ तो अभी इतने ब्रॉड माइंड लोग नहीं हुए पढ़ने लिखने के बावजूद भी कि वो ये तस्लीम कर लें कि जो लड़की घर से बाहर काम करेगी वो घर के अंदर काम फिर नहीं करेगी, क्योंकि वो काफ़ी टफ काम बाहर करके आती है। इसी तरीके से जो लड़की होम मेकर बनना चाहती है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि कोई लड़की पढ़ना लिखना चाहती है लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद वो होम मेकर बनना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है अगर वो चूज़ करती है। होम मेकर होना भी कोई ख्वाब किसी का हो सकता है। सो ऐसी लड़कियां जो होम मेकर बनना चाहती हैं उन्हें खामखा करियर में धकेलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और जो लड़कियां करियर में रहना चाहती हैं उन्हें खामखा होम मेकर बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेकिन जब शादी हो जाती है तो स्पाउस को
एक दूसरे के ख्वाबों और मंगों का ख्याल ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं खुलकर तो खुलकर सपोर्ट करें, सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आप ऑनर ज़रूर करें कि आप अगर ऐसा सोचती हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई विश के कभी वो भी दिन आए जब आप अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ जाएं। और अगर आप सपोर्ट भी करते हैं तो ये रिलेशनशिप जो है ये अनब्रेकेबल ऑलमोस्ट होता है, ये कभी भी फिर ब्रेक होने की तरफ नहीं जाता। अच्छा, माहिरीन ये भी कहते हैं कि जब भी मियाँ और बीवी में कोई इख्तलाफ किसी मौजू पे होगा और वो इतना बढ़ जाएगा कि वो ग्रिड लॉक सा कायम हो जाएगा, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप पीछे एक्सप्लोर करें, उसके पीछे कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर होगा जो उस ग्रिड लॉक से जुड़ा होगा। और जब वो उस ख्वाब के ऊपर बात की जाएगी या उस ड्रीम के ऊपर बात की जाएगी तो आमतौर पर वो ग्रिड लॉक मेल्ट अवे होना शुरू हो जाता है और आपका रिलेशनशिप दोबारा इस्तवार हो जाता है। सो जब भी कोई ग्रिड लॉक हो तो ज़रूर स्पाउस को सोचना चाहिए कि क्या ये जो चीज़ जिसके ऊपर मैं अनएक्सेप्टेबल है मेरे लिए, क्या मेरा कोई ख्वाब इसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरी कोई एस्पायरेशन है जो इसके साथ जुड़ी हुई है जिसके वजह से मेरे लिए इसको मानना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो आप अपने आप को भी एक्सप्लोर बाजुकात करने की तरफ जाते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको फिर वॉइस करें, उसको अपने स्पाउस के साथ शेयर करें कि इस चीज़ की वजह से मेरे लिए इस चीज़ को करना नामुमकिन है या अनएक्सेप्टेबल है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपका स्पाउस उसमें सपोर्ट कर सकता है, अगर वो इजहार करेगा कि हाँ मैं सपोर्ट करूँगा, या सपोर्ट नहीं कर सकता ऑनर करता है, तो आमतौर पे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व होने की तरफ फौरी तौर पे चला जाता है। सही। 7th जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर वो है कि कोई शेयर्ड मीनिंग भी होना जिंदगी का। आमतौर पर हम तमाम ही लोग अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखते हैं। जैसे बहुत सारी ख़वातीन की ज़िंदगी का मकसद ये भी होता है कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत इस लिहाज से करनी है कि जब मैं ना रहूं तो लोग सोचें कि ये अच्छे बच्चे हैं, या ये काबिल औलाद है, या ये अच्छी तरबियत इनकी की गई है। या बाज़ुकात हमारा ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा मकसद होता है जो हमारी ज़िंदगी को कुछ मानी भी देता है। सो ऐसे जो मीनिंग है या कोई अगर शेयर्ड पर्पज़ है स्पाउसेस का तो बहुत अच्छी बात है। बाज़ुकात कोई बहुत शेयर्ड पर्पज़ नहीं भी होता तो एक्सपर्ट्स से कहते हैं कि कुछ ओवरलैपिंग ज़रूर होनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में किस मकसद को ज़रूर अचीव करना चाहते हैं, किन वैल्यूज़ को ज़रूर आप अपने सामने रखना चाहते हैं, और जब आप दुनिया से चले जाएं तो आप क्या लेगेसी अपने पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे याद करने की तरफ जाए। सो मियाँ बीवी इस बारे में भी ओपनली अगर बातचीत करते हैं और अगर दोनों के जो पर्पज़ हैं ज़िंदगी के वो बिल्कुल डिफरेंट हैं तो उसमें कुछ शेयरिंग आपस में कुछ ओवरलैपिंग ज़रूर कर लें तो उससे भी एक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ मिलती है। ये 7 फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी मैरिज को बेहतरीन बनाने के लिए वक्त के साथ साथ कि जितना अरसा मैरिज में गुजरे आप उसको हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा रिश्ते को एंजॉय करें और रिश्ते का क्रेडिट जो है वो भी लेने की तरफ जाएं। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो कि इन 7 फैक्टर्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। उनमें से नंबर 1 तो ट्रस्ट है कि आपका एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट हो कि गर्मी है, सर्दी है, बीमारी है, खुशी है, गमी है, या कोई जिंदगी के अंदर लॉस आ गया है या कोई कामयाबी मिली है तो आपका स्पाउस जो है वो आपके साथ खड़ा रहेगा। हवा जैसी भी चले आपका स्पाउस आपके साथ खड़ा रहेगा। वो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम खड़ा नहीं रह सकता, हर टाइम खड़ा नहीं रह सकता, तो मैक्सिमम टाइम जितना भी होगा वो ज़रूर खड़ा रहेगा और वो आपका मूड अच्छा है, मूड ख़राब है, जैसा भी है वो आपके साथ हम वक्त मौजूद रहेगा। ये अश्योरेंस जो है या ट्रस्ट का ये लेवल जो है ये भी रिश्ते को स्ट्रेंथन बनाने की तरफ जाता है। लास्ट जो फैक्टर है कमिटमेंट, कि शादी जो है ये एक कमिटेड रिलेशनशिप है। कमिटेड रिलेशनशिप से मुराद है कि 2 लोग जो एक रिश्ता इस्तवार कर रहे हैं इसमें चारों तरफ वॉल्स हैं और आपस में एक विंडो है जिसके थ्रू दोनों एक दूसरे से अपनी अलहदा स्पेस में रहते हुए इंटरेक्ट करते हैं। जब एक का दिल चाहता है वो दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरे का दिल चाहता है तो वो पहले की तरफ चला जाता है। लेकिन ये कमिटमेंट का लेवल ये होना चाहिए कि हर रिश्ते से बढ़ के आपके स्पाउस का रिश्ता है। हर रिश्ते से मुराद मेरी है कि जैसे ही हमारे यहाँ कल्चर ये है कि शादीशुदा जिंदगी में लोग जाते हैं, बच्चे होना शुरू हो जाते हैं तो फिर माओं की ज़्यादा तवज्जो बच्चों की तरफ चली जाती है, हस्बैंड की ज़्यादा तवज्जो करियर की तरफ चली जाती है और बाज़ औक़ात करियर ज़्यादा आगे आ जाता है शादी के
ऊपर चला जाता है, बाज़ औक़ात बच्चे ऊपर चले जाते हैं। तो मैं मियां बीवी को हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी की कोई भी चीज़ है, हर चीज़ से अगर आपका स्पाउस ऊपर है तो फिर ये रिश्ता जो है ये ज़्यादा खूबसूरत है। और ये चीज़ आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को भी पता होनी चाहिए कि आप अबव एवरीथिंग हैं। इस तरह की मैरिज में, चूंकि मैरिज के अंदर हम इवॉल्व भी करते हैं, हम मैरिज के अंदर भी इवॉल्व करते हैं और हम एज इंडिविजुअल भी इवॉल्व करते हैं। सो जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, स्किल्स को ग्रूम करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस भी हमारे अंदर आते हैं, जिसमें कमिटमेंट का लेवल ये होना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी बदलेगा तो ये स्पाउस जो है मेरा, ये मेरी जगह किसी दूसरे को नहीं देगा, बल्कि मुझे हर चीज़ के ऊपर ये तरजीह देने की तरफ जाएगा। इसी हवाले से मैं एक क्वेश्चन मेरे जहन में और भी आ रहा है कि अक्सर स्पाउस एक दूसरे का मोबाइल फ़ोन भी चेक करने की तरफ जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारी ख़राबियाँ जिसके साथ मुंसलिक हैं। और अब तो मुत्तफ़िका या एक फ़तवा भी आ गया है कि जो फ़ोन चेक करना है ये गैर मुनासिब है, गैर शरई भी है अब तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? जो ट्रस्ट का रिश्ता है या कमिटमेंट का रिश्ता है, तो इसमें स्पाई करने से क्या किस किस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो आने का खतरा होता है? अच्छा, स्पाई करने से मुराद है कि जब भी आप अपने स्पाउस से बात नहीं करेंगे, फर्ज करें आपको शक है किसी बात पे, तो आप यूं ही बात कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि कोई और भी बंदा आपकी जिंदगी में है। और अगर आपका स्पाउस कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप कहते हैं बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है, लेकिन मुझे लगा, सो आई थॉट कि मुझे आपसे शेयर जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पक है और कोई ना कोई एविडेंस सामने आ जाता है, तो फिर आपको एविडेंस को सामने रख के उससे बात करने की जरूरत है। लेकिन जब शक है और आप बात नहीं करेंगे और स्पाई करने की तरफ जाएंगे, तो उससे बात फिर नहीं बनेगी, उससे आप एक अजीब सी तकलीफ का शिकार रहेंगे जो कि इंटरनल है। आप हो सकता है इररिलेवेंट लोगों के साथ शेयर करने जाएं, जैसे आपकी बहन है, जैसे आपकी माँ है, आप उनके साथ शेयर करने के लिए जाएं, लेकिन जो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है आपका स्पाउस, आपको ये बात सबसे पहले उसी से ही शेयर करनी चाहिए। और स्पाउस को भी चाहिए कि जो बात उसे शेयर की जाए वो मुनासिब अंदाज से उसको ट्रीट करे और उसका जवाब दे और चीज़ों को बेहतर लेने की तरफ जाए। जहाँ तक फ़ोन चेक करने की बात है, तो हम हर रोज़ फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं आपको, और इससे कबाहतें ही जन्म लेती हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन चेक करने के बजाय अपने हंचिस पे बात कर लेते हैं, तो आई थिंक ये ज़्यादा मुनासिब तरीकाकार है, जिससे कोई सलूशन निकलता है। ठीक है। अच्छा मैडम, ये जितने आपने स्किल्स बताए हैं बड़े शानदार थे, और आपने शुरू में प्रोग्राम की एक बात कही थी कि ये कोई स्पेशल ब्रीड के लोग होते हैं और जिनकी शादियां कामयाब होती हैं। तो इतने स्किल्स के बारे में सुन के मुझे लग रहा है कि वाकई ये कोई ख़ास लोग होते हैं, ये स्पेशल ब्रीड होती है जो अपनी ज़िंदगी में इतने शानदार फैक्टर्स को ले के चल रहे होते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इन चीज़ों को जो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे अब तक, या जिनकी आदतें ऐसी नहीं हैं, तो क्या वो इन चीज़ों को सीख के अप्लाई कर सकते हैं? कोई देखें, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ लोगों में इन्नेट एबिलिटीज़ होती हैं जो निबाह की तरफ टिल्ट करती नज़र आती हैं। सो रिलेशनशिप मास्टर्स वो लोग हैं जो पॉजिटिवली निबाह की तरफ जाते हैं। निबाह से मेरी मुराद नहीं कि जैसे भी हालात हैं सिर्फ गुजारा करें, निबाह से मेरी मुराद है कि हालात को बेहतर बनाते रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे चलते जाएं। ये तमाम स्किल्स जो हैं ये सीखी जा सकती हैं, और आप किसी भी मैरिज काउंसलर के पास जाकर स्किल्स को लर्न कर कर डेलिबरेटली इन स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। एक बुनियादी मिथ जो हमारे यहाँ पाया जाता है कि शादी जब हो जाती है तो फिर वो खुद ही ठीक होती रहती है, तो ऐसा नहीं है। शादी को हर गुजरते दिन के साथ आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। मैं अक्सर शादी को एक पौधे से तशबीह देती हूँ कि आप घर में एक पौधा लगाते हैं, अगर आप उस पौधे को पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, नरिश नहीं करते, धूप नहीं देते जितनी कि उसको रिक्वायर्ड है, तो यकीनी तौर पे वो पौधा जो है वो पनप नहीं सकता। पौधे को नमो पाने के लिए खाद की, पानी की, धूप की एक खास मिकदार की ज़रूरत है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, चाहे वो स्पाउजल रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी रिश्ता आपका है। ख़ास तौर पे स्पाउजल रिलेशनशिप में आपको रिश्ते पे हर रोज़ काम करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं करेंगे और समझेंगे कि निकाह के दो बोलों से आप जुड़ गए हैं, अब आप जुड़े ही रहेंगे, तो निकाह के दो बोल जो हैं वो बड़े अहम हैं लोगों की ज़िंदगियों में, बट उसके साथ एक स्टेल मैरिज फिर आपकी शुरू हो जाएगी। अगर ये तमाम चीज़ें आप करते हैं
तो आपकी मैरिज स्टेल नहीं होगी बल्कि तरोताज़ा रहेगी और आप उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर सदाकत एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्या आप हर रोज़ बासी डबल रोटी खाना पसंद करेंगे? क्या आपने 6 साल पहले खरीदी और अब आप रख रहे हैं और उसमें से थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं? सो शादी भी बासी होती चली जाती है। जब शादी एक दफ़ा हो जाती है तो उसको तरोताज़ा रखना आपका काम है और आप हर रोज़ ओवन से नई तैयारशुदा जो चीज़ है वो निकाल के खाना चाहेंगे। सो रिश्ते को भी तरोताज़ा रखने जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। मेहनत करेंगे तो यकीनी तौर पे आपको अच्छा फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो एक स्टेल मैरिज जो है फिर आप उसी से गुजारा करने की तरफ बोझ उठाना पड़ेगा या उसकी लाश घसीटनी पड़ेगी।